मछलियां परेशानी में हैं। कनाडा के ईस्ट कोस्ट की कॉड मछलियों की आबादी 1990 के दशक में ध्वस्त हो गई। तीव्र मनोरंजक और कमर्शियल फिशिंग ने दक्षिण फ्लोरिडा में गोलियात ग्रुपर की आबादी को नष्ट कर दिया है और टूना की अधिकांश आबादी 50% से ज्यादा गिर गई है तथा दक्षिणी अटलांटिक में पाई जाने वाली ब्लूफिन विलुप्त होने की कगार पर है। ये कुछ ही उदाहरण हैं। दुनिया भर में जरूरत से ज्यादा फिशिंग हो रही है। ये कैसे हुआ? जब कुछ लोग फिशिंग के बारे में सोचते हैं तो वे एक नाव में आराम करने और दिन भर में पकड़ी मछलियों को धैर्य से लपेटने की कल्पना करते हैं। लेकिन हम तक पहुंचाने वाली औद्योगिक फिशिंग युद्ध जैसी लगती है। वास्तव में इनमें उपयोग होने वाले तकनीकों को युद्ध के लिए विकसित किया गया था। रेडार, सोनार, हेलीकॉप्टर और स्पॉयलर प्लेनों का उपयोग जहाजों को मछली के समूहों की ओर ले जाने के लिए किया जाता है। सैकड़ों हुकों या विशाल जालों की लंबी कतारें अन्य प्रजातियों जैसे समुद्री पक्षियों, कछुओं और डॉल्फिनों के साथ साथ विशाल मात्रा में मछलियों को पकड़ती हैं और मछलियों को तत्काल फ्रीजिंग और प्रोसेस सुविधाओं वाली विशाल नावों में ले जाया जाता है। इन सभी तकनीकों ने हमें मछलियों को समुद्र में पहले से कहीं ज्यादा गहराई और अधिक दूरी तक पकड़ने में सक्षम बनाया है। और क्योंकि मछली पकड़ने की दूरी और गहराई बढ़ गई है, इसलिए विभिन्न प्रकार की लक्षित प्रजातियां भी बढ़ गई हैं। पैटागोनियन टूथफिश का नाम या रूप इतना आकर्षक नहीं होता है कि भूख लग जाए। 1970 के दशक के अंत तक मछुआरे इसे अनदेखा कर रहे थे। फिर इसे एक नया नाम चिलियन सी बैस देकर अमेरिका तथा चिली के शेफों के सामने पेश किया गया। हालांकि ये वास्तव में कॉड मछली का एक प्रकार है। ये जल्द ही दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया और अब ये एक स्वादिष्ट व्यंजन है। ये गहरे पानी की मछलियां तब तक प्रजनन नहीं करती हैं जब तक कि वे 10 साल की नहीं हो जाती हैं, जो उन्हें ओवरफिशिंग के कारण परिपक्व होने से पहले पकड़े जाने के जोखिम में डालती हैं। उपभोक्ता के स्वाद और कीमतों के हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं। जैसे शार्क फिन सूप को चीन और वियतनाम में इतना स्वादिष्ट माना जाता है कि फिन शार्क का सबसे लाभदायक हिस्सा बन गया है। इससे कई मछुआरे अपनी नावों को पंखों से भर लेते हैं और लाखों शार्क मृत छोड़ दिए जाते हैं। समस्याएं केवल टूथफिश और शार्क के साथ ही नहीं हो रही हैं। दुनिया की मछली आबादी में से लगभग 31% की ओवरफिशिंग हो रही है और अन्य लगभग 58% की भी अधिकतम व्यावहारिक स्तर तक फिशिंग की जा रही है। जंगली मछलियों की प्रजनन शक्ति 7 अरब लोगों की भूख शांत करने के लिए नाकाफी है। फिशिंग व्यापक परितंत्रों पर भी प्रभाव डालती है। जंगली श्रिम्प को आमतौर पर समुद्र के तल के साथ एक फुटबॉल मैदान के आकार के जाल को खींचकर पकड़ा जाता है, जो समुद्र तल के आवासों को बाधित या नष्ट कर देता है। पकड़ अक्सर 5% श्रिम्प जितनी कम होती है। बाकी सब बाय कैच होता है, अवांछित जानवर जिन्हें वापस फेंक दिया जाता है। तटीय श्रिम्प की खेती कोई खास बेहतर नहीं होती है। झींगे के फार्मों के लिए जगह बनाने के लिए मैंग्रोव बुलडोज कर दिए जाते हैं, जिनसे तटीय आबादियों का संरक्षण और प्राकृतिक जल निस्पंदन छिन जाता है तथा मछलियों के प्रजनन के स्थान नष्ट हो जाते हैं। तो कैसे मछली को ब्रेक लेने का मौका दिया जाए? संरक्षण कई तरीकों से किया जा सकता है। राष्ट्रीय जल निकायों में सरकारें कुछ नावों और उपकरणों पर प्रतिबंध लगाकर तय कर सकती हैं कि फिशिंग का काम कैसे, कब, कहां और कितना किया जा सकता है। तल में ट्रॉलिंग जैसी हानिकारक प्रथाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा सकता है और हम पर्यावरण की बहाली में मदद करने के लिए समुद्र में फिशिंग को बंद कर सकते हैं। उपभोक्ता जागरूकता और बॉयकॉट भी शार्क के पंख निकालने जैसी व्यर्थ प्रथाओं को कम करने तथा फिशिंग उद्योग को अधिक संधारणीय परिपाटियां अपनाने के लिए तैयार करने में भूमिका निभा सकते हैं। विगत हस्तक्षेपों ने मछली की कम हो चुकी आबादी को बहाल करने में मदद की है। इसके कई समाधान हैं। हर फिशरी की स्थापना विज्ञान, समुद्र पर निर्भर स्थानीय समुदायों के प्रति सम्मान और मछलियों को जंगली जानवरों के रूप में मान्यता के आधार पर की जानी चाहिए और फिर नियमों को लागू करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी जरूरत है, क्योंकि मछली हमारी सीमाओं की परवाह नहीं करती है। हमें ओवरफिशिंग को खत्म करने की जरूरत है। कई चीजें इस पर निर्भर करती हैं। हमारे पास दुनिया को बचाने के लिए साधन और ज्ञान मौजूद हैं, लेकिन अगला कदम क्या होना चाहिए? एक रोड मैप के लिए जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं और बदलाव लाने वाले ठोस कदम उठाने के लिए ed.ted.com/earthschool पर जाएं।